कुछ कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला रिविजन्स। बात शुरू करते हैं। बेटा आपको मालूम था थॉम्सन मॉडल दिया था, उन्होंने बताया था कि वाटरमेलन टाइप का मॉडल है, यानी इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखिए पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से फैला है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि तरबूज में बीजे होते हैं उस तरह होते हैं। ये मॉडल बहुत दिन चला नहीं, शुरुआती दौर में चला, लेकिन ये असफल रहा क्योंकि ये जो सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस थी हाइड्रोजन एटम्स में, उसको नहीं बता पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ में अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसमें लार्ज स्कैटरिंग एंगल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूं। ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है स्कैटरिंग वाला। इसमें चीजें आप जानते ही हैं कि यहां से लेड ब्लॉक था और रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्मेंट किया गया था। ये आपकी गोल्ड फॉयल थी और ये नापते थे कि कितना ये एंगल स्कैटर्ड किया है। यहां पर जब ये पार्टिकल पड़ता था तो यहां पर चमक होती थी क्योंकि जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा रखी थी और माइक्रोस्कोप से हम पता कर लेते कि ये पार्टिकल कहां पे हिट किया है। तो यहां से हमने भेजा अल्फा पार्टिकल और हिट करने के बाद कहां पर जाके वो हिट कर रहा है, कितना तगड़ा। अगर स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो हो सकता है कुछ पार्टिकल सीधे जाके वापस भी लौटते थे। उसका एक्सप्लेनेशन शुरुआत में नहीं था। आगे बात करते हैं हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल में। तो आगे की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में कई बातें सामने आई थी कि कुछ मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन, यानी गोल्ड फॉयल में जब हमने भेजा था तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल गए थे, उनको फर्क नहीं पड़ा था। निकले इसलिए होंगे कि खाली जगह मिली होगी। और वन अल्फा पार्टिकल में एक 8000 में से डिफ्लेक्शन हुआ था जिनका 90 या मोर था कि ऐसे जा रहे हैं और लड़ने के बाद सीधे निकल गए 90 डिग्री पर या उससे ज्यादा ऐसे निकल गए। कितने थे? बहुत ज्यादा कम, 8000 में कोई एक। और जिनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री था, मतलब सीधे अल्फा पार्टिकल गया और टकरा के वापस आ जाए, ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा ही कम थी, बहुत रेयर, ओकेजनली रेयर थे। इसका मतलब जाके वो लौटेगा तब जब किसी कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो टकरा के लौटने का मतलब है किसी पॉजिटिव से टकरा के लौट रहा है और पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में कहीं एक जगह केंद्रित है। यह बात देखी गई थी। अब इन्होंने इसके बेसिस पे सिग्निफिकेंस वगैरह बातचीत की जाती है, फिर इसके बेसिस पे उन्होंने बता दिया था, अपना मॉडल दे दिया था। यहां पे अल्फा पार्टिकल की क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की गई थी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाता है और ये न्यूक्लियस है यहां पर ये जाके घुस तो जाएगा नहीं न्यूक्लियस में, ये जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों में रिपल्शन फोर्स लगेगा तो जाके बहुत धीरा होके और एक क्षण के लिए रुक के वापस लौट आएगा। वो भी कोई ओकेजनली, रेयरेस्ट बोल दीजिए आप, क्योंकि अधिक जो न्यूक्लियस था उसी में पॉजिटिव चार्ज था, बाकी अधिकतर पार्टिकल्स निकल जा रहे थे, तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस था उसमें। तो ये जो डिस्टेंस होती थी, जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल जहां तक पहुंच पाया है उसके बीच की डिस्टेंस को बोलते थे क्लोजेस्ट अप्रोच, R0। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसे बोलते थे R0, उसको कैलकुलेट किया गया और करीबन आप देखें तो ये वैल्यू निकाली गई करीबन 10⁻⁻15 मीटर के आसपास की। दस द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस जो उन्होंने डिसाइड किया वो इस ऑर्डर की होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर की। आगे बात करते हैं बेटा, फिर ये आया था इंपैक्ट पैरामीटर। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भेजा गया, ये किस एंगल से यहां पर स्कैटर्ड कर रहा है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता था कि ये पाथ इसका क्या रहेगा। इसके बारे में चीजें थी, तो ये आप पढ़े ही होंगे। इंपैक्ट पैरामीटर का ये बी का एक फॉर्मूला होता है, अगर याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात, वरना एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना काफी कम है। खैर आपको आइडिया होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए साइज ऑफ द एटम, यहां ये चीज ध्यान रखिएगा, जो साइज होता है एटम का उसको ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो साइज है 10⁻⁻15 मीटर का। तो काफी ज्यादा फर्क है, 1 लाख गुने का करीबन 10⁻50 का फर्क है, 10⁻5 का करीबन 1 लाख हो गया, 1 लाख गुना बड़ा और छोटे का फर्क हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने अपना मॉडल बताया, आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस एक जगह सेंट्रलाइज्ड है, बाकी सब एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर मार रहे हैं चारों तरफ, जैसे कि धरती चक्कर मारती है सूरज के। ये सब बातें आपने पढ़ रखी होंगी।
अब उसमें उन्होंने जो लिमिटेशंस क्या हो गई, क्योंकि क्या था कि जो चक्कर मारने वाली स्थिति है चार्ज की इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर मारेगा किसी पॉजिटिव चार्ज का बेटा, तो क्या होता है कि ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और आपको ये मालूम है कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन में कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने का मतलब एनर्जी रिलीज करता है। तो जब ये चक्कर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ईएम वेव निकालेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी और ये कुछ स्पाइरल बनाता हुआ कुछ ही समय में न्यूक्लियस में समा जाएगा। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि अगर समा जाएगा तो फिर एटम बचे ही का, वो प्लस माइनस मिल गए आपस में, ऐसा हो तो रहा नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन बन गई अपने रदरफोर्ड साहब की कि भाई इसका जवाब उनको नहीं मिला। बाकी और भी बातें हैं जो आप पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो बात कर रहे हैं उसमें दिक्कत खड़ी हो गई। अब एज द इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इनवर्ट्स, अब इस चक्कर में जब स्पाइरल इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा तो जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता था हाइड्रोजन एटम का, उसमें डिस्क्रीट लाइंस मिलती थी, अलग अलग लाइनें। वो अलग अलग लाइनें नहीं मिलनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस लाइनें मिलनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा कॉन्टिन्यूअसली कम होता जा रहा है। उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो नंबर 3 पॉइंट पर जो लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम के। दो मेजर बात हो गई ना, एक तो समा जाने वाली, दूसरी जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था लाइनें, वो लाइंस मिल रही थी, ना कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप समझ पाए होंगे। इसके बाद बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आई। बोर्स आप कूद पड़े, उन्होंने कहा मैं संभालूंगा कई सालों बाद। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन देखिए, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो चक्कर लगाता जरूर है न्यूक्लियस के, लेकिन बिना खर्चे के लगाता है। मतलब वो ईएम वेव रिलीज नहीं करता। ईएम वेव रिलीज नहीं करेगा मतलब वो खर्चा नहीं करेगा, वहां पे कोई टिकट नहीं लगाना, एनर्जी लॉस नहीं होना। तो उसके लिए उसी ऑर्बिट में उसका चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसका कि आप देखिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो। तो n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन NH/2π में एंगुलर मोमेंटम के साथ चक्कर लगा रहा है तो वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा। जब एनर्जी लूज नहीं करेगा तो जो घूमने की बात थी कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 इसके अंदर चला जाए, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रहा है, लूज नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस पे बेस्ड थी? डी ब्रॉय साहब की हाइपोथेसिस पर। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाएगा आपसे, निश्चित मानिए। तो ये आपको कहानी पता होनी चाहिए। ये डी ब्रॉय की वेवलेंथ से इन्होंने फंडा लिया और क्वांटाइजेशन कंडीशन को एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से बता दिया। एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल होनी चाहिए, आएगी एग्जाम में। आगे की बातचीत की बात करते हैं। फिर बोर्स के कुछ पोस्टुलेट्स थे, क्वांटम, वो आपने पढ़े होंगे। जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे जो क्या रहा कि अगर एनर्जी हम उसको देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी वो देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे की स्टेजेस में जाता रहेगा, और अगर ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा। तो एनर्जी लेके वो और एक्साइटेशन में जा सकता है या एनर्जी रिलीज करके नीचे भी आ सकता है, लेकिन वो एक्साइटेशन स्टेज के बीच में नहीं रह सकता, जैसा कि बातचीत अभी की जाएगी। यानी एंगुलर मोमेंटम NH/2π ही रहना चाहिए। ठीक है, तो E2 - E1 हो जाएगा जो फोटोन रिलीज कर रहा है या जो फोटोन वो ले रहा है। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए सारी चर्चाएं की आगे चल के, और इनकी थ्योरी बोर्स हाइड्रोजन एटम के लिए ही फिट बैठती है। बाकी एटम्स में दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि कई सारे फोर्सेस प्ले करने लगते हैं। हाइड्रोजन एटम में यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन और केवल एक प्रोटॉन। तो ये वेलोसिटी का आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, R का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए वेलोसिटी 1/137 × C/n। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। आगे की बात करते हैं बेटा। तो बोर्स रेडियस पूछी जाती है। बोर रेडियस कब मिलेगी? जब आप Z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन बना दोगे और N की वैल्यू 1 रखोगे। उस समय जो R रेडियस होगी उसे बोलते हैं बोर रेडियस। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, Z = 1 and N = 1। इस जनरल फॉर्मूले में ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू करीब करीब होती है 0.53 लिखा है एंगस्ट्रॉम। ये इसे बोलते हैं बोर रेडियस। वो पहला ऑर्बिट जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, R0।
ये और नॉट है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था कि इसको पकड़ के रखिएगा, जगह जगह इस्तेमाल हो सकता है। आगे की बात चलते हैं बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक एनर्जी की एक जनरल, ये आप याद कर लेना चाहिए आपको, थोड़ा सा लंबा है लेकिन लिखने में काम आता है। ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है। आगे बात करते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला उसका। वेव नंबर की बात करें 1/λ से, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, रेडबर्ग कांस्टेंट है आर की वैल्यू भी देखिए इतनी होती है, याद होनी चाहिए, उसे पेपर में आपके छपा रहता है पहले पन्ने पर, 1/n² माइनस 1/n²। तो आप देख रहे हैं कि कई सारी सीरीज लिखी, इन सीरीज को भी याद कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में है लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुन, है ना, बल्कि फंड बोलना चाहिए। ये देखिए सीरीज है, ये सीरीज में क्या, लेमन सीरीज वो सीरीज होती है कि कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से जब n इज इक्वल टू 1 पे आता है, हमारा देखिए 1 पर किसी भी ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पर आएगा तो लेमन सीरीज बोलेंगे। उसके बाद बामर सीरीज होती है, कहीं से भी नंबर 2 ऑर्बिट में आए, नंबर 3 में पाशन, नंबर 4 में ब्रैकेट, और ये फंड सीरीज होती है, पी साइलेंट किए हुए भगवान जाने क्यों नाम में, लेकिन फंड सीरीज होती है जो नंबर 5 में आते हैं, यानी कहीं से भी नंबर 5 ऑर्बिट में आएंगे। नंबर 5 ऑर्बिट का मतलब समझ गए होगे, ये जैसे यहां पर एक न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और भी सारे ऑर्बिट बना सकते हैं जितने भी जो भी हैं। अगर ये n इज इक्वल टू 1 है तो कोई भी यहां से चले आओ 1 में, या यहां से चले आओ 1 में, या यहां से चले आओ 1 में, ये क्या है, n इज इक्वल टू 1। ये कौन सी सीरीज देने वाला आपको, लाइमन सीरीज। इसी तरीके से बातचीत करते चले जा रहे हैं। अब इसी सीरीज को देखिए, इसमें बोर्स का और लिखा गया कि 2 सीरीज उनके जमाने में नहीं थी जो उन्होंने प्रिडिक्ट की थी, बाद में साबित हुई, तो ये बड़ी स्पेशल बात थी। ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, ये उसकी डेफिनेशन है। इट इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड by parallel horizontal lines drawn according to the some suitable energy scale। तो ये एनर्जी स्केल है, ये वैल्यू लिखी हुई है n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये जो एनर्जी है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चले जाओ ऊपर। ठीक, तो कहीं से भी अगर आपका पहले n इज इक्वल टू 1 पे कोई चीज आती है तो ये देखिए लेमन सीरीज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसी तरह ये बामर है, ये देखिए बामर सीरीज, फिर नंबर 3 में आता है तो पाशन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ये सारी सीरीज निकल के आती हैं। इनके देखिए कुछ वैल्यूज भी लिखी जो आगे आपको दिखाई पड़ेंगी। ये वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, देखिए एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले में z इक्वल टू 1 पुट कर दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 रखने पर, और उस समय कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है, E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n की वैल्यू जब 2 पुट करते हो, जब आप 2 पुट करोगे या n पुट करोगे तो ये E1/n² आ जाएगा, मतलब En की वैल्यू हो जाएगी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम इसके बिना चलेगा नहीं। तो जो एनर्जी है उसको आप याद रखिए, n ऑर्बिट में -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी। और इसी तरीके से बाकी E2 E3 E4 E5 निकाल लिया, ये एनर्जी लेवल्स, यानी इलेक्ट्रॉन इन्हीं एनर्जी लेवल्स में पाया जाएगा, इसके बीच में वो नहीं रह सकता है, रहेगा तो खर्चा लगेगा, फिर वो दाएं दाएं न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। खैर, अब ये बात समझ जाते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात थी जो लिखी थी, जब भी आपसे बोला जाए n इज इक्वल टू 1 तो वो ग्राउंड स्टेट होती है। जब भी कोई आपसे बोले फर्स्ट स्टेट लिख दीजिए, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज का मतलब है n इज इक्वल टू 2, यहां पे लिखा भी है देखिए, n इज इक्वल टू 2 3 4 एक्साइटेड स्टेट्स हैं। कोई भी बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो यानी कि n इज इक्वल टू 2 है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज या जो भी बोल दे, तो पहली एक्साइटेशन स्टेज क्या होती है, n इक्वल टू 2 पहली। जब बोले कोई दूसरी तो n इक्वल टू 3, जब कोई बोले तीसरी तो n इक्वल टू, आप एक ज्यादा चलिएगा 4। भाई n इक्वल टू 1 ग्राउंड थी, ग्राउंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर मतलब जमीन से एक ऊपर वाला, ऐसे समझ के चलना है। तो अगर कोई बोले n इक्वल टू 4 तो कौन सी एक्साइटेशन स्टेज हो गई आपकी, आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट थी, तो n इज इक्वल थर्ड एक्साइटेशन स्टेज है। बात पकड़िएगा मेरे, यहां जगह है क्या, यहां जगह है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज का मतलब
ये आता है सवालों में इसलिए बताना जरूरी है। n इजिकल टू 2 लेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेज अगर लेते हैं तो n इजिकल टू 3 लोगे। इसी तरीके से अगर थर्ड लेते हो एक्साइटेशन तो n इजिकल टू 4 लोगे। ये ग्राउंड की बात करोगे तो ग्राउंड लेवल पर n इजिकल टू 1 लोगे। तो दिस कीप दिस इन माइंड, ये आपसे सवालों में लगाने को मिलेगा आपको। बहुत सुंदर बात। अब बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन E2 माइनस E1 कर दो, यानी सेकेंड एक्साइटेशन में से पहली एक्साइटेशन वाली एनर्जी घटा दी तो आप एनर्जी देंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से सेकेंड एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं तो E3 माइनस M, देखिए सेकेंड लिखा है ना तो 3 लिखा है। इसी तरह आयनाइजेशन की बात करते हैं। आयनाइजेशन का मतलब है कि आपने इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन परमानेंटली छोड़ के बाहर चला गया। कहां चला गया? इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि एनर्जी शून्य है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा भी है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये पकड़ के रखिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये आपकी बन जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पहले में होती है माइनस 13.6 प्लस की दे दोगे 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। उम्मीद है पकड़ पा रहे होंगे आप। एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसी तरह पोटेंशियल की बातें लिख दी गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, बाकी सवालों में जो बात आएगी वो करेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करें बेटा तो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियाई, क्वांटाइजेशन, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये तीनों बात देखिए। ये कैसे आता है थोड़ा सा अंदाजा लेके, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन इसका होना चाहिए जिससे आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। दूसरी बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इज, जितना मैं कहूंगा उतना ही कम होगा। और ये बड़ी सिंपल सी बात थी, इन्होंने यही बोला था। मैं यहां समझा दूं, किसी सवाल में और यूज पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि 2 पाई r बराबर n पाई। ये कहां से लिया था? डिब्रॉय से। डिब्रॉगली लिखते हैं, स्पेलिंग देख लेना। तो डिब्रॉय साहब के हिसाब से ये कहानी होती थी कि लेमडा की वैल्यू h अपॉन mv होगी, लेमडा वेवलेंथ, ये डिब्रॉय साहब से। और उन्होंने कहा था कि जो मैटर वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो मैटर वेव बनाता है। और मैटर वेव की कहानी ये होती है, इन्होंने कहा स्टेशनरी स्टेज के लिए जब वो चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो 2 पाई, अगर इसका रेडियस r है तो 2 पाई r पूरा कवर करने पर उसके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए, एन लेमडा, तभी वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ये बोर्स की कहानी थी, बोर ने ये बताया। डिब्रॉय ने कहा कि लेमडा h अपॉन mv होता है मैटर वेव के कॉन्टेक्स्ट में। अब इन्होंने क्या किया, यहां 2 पाई r पकड़ा, थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, और यहां n लिखा और इस लेमडा की जगह h अपॉन mv रख दिया। देखिए कितना सिंपल, mv इधर ले लो तो 2 पाई mvr इज इक्वल टू nh। हम जानते हैं mvr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L। हम जानते हैं कि L कितना होता है? mvr, है ना। अब इसकी वैल्यू L को क्या लिख सकते हो? nh अपॉन 2 पाई। यहीं से बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी कंडीशन में उसी ऑर्बिट में रहते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई होता है। यही क्वांटाइजेशन थ्योरी थी, क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम था, थ्योरी थी बोर्स की। तो ये बात कैसे आती, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर ली, तो ये कैसे निकलती हैं ये भी आप पकड़ के रखिएगा, जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार, आने ही चाहिए। आइए, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोर्स यूज्ड, बोर साहब ने क्या यूज किया? आपको आपसे बात हुई थी अभी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं यूज किया। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस, क्वांटाइजेशन की ही तो बात की थी उन्होंने, NH अपॉन 2 पाई। अभी कितनी बार लिखा है इसको? कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम, इसकी कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। तो दिस इज करेक्ट बोर्स के हिसाब से। तो ये आप यहीं से समझ गए कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से बात पूरे अच्छे से पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं दूसरे एमसीक्यू में। द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेशन स्टेज। हमें मालूम है कि En का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है फर्स्ट रेशियो चाहिए पहले एनर्जी स्टेट और सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया n बराबर 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये पकड़े रहना बेटा,
n बराबर 3। अगर इसमें आपने गड़बड़ी कर दी तो सवाल ना निकल पाएगा। तो E2 अपॉन सेकेंड की जगह E3 लिखना होगा। दिस इज E2, काट देता हूं। E2 अपॉन E3 निकालना है। तो ऊपर वैल्यू लिखी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर E2 अपॉन E3 की वैल्यू 13.6 घट गया, -1 अपॉन 4 अपॉन -1 अपॉन 9। इसको आप सॉल्व करके 9/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9/4 यहां ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है चकमा देने के लिए। यहां पर क्या उपलब्ध है? -1/4 अपॉन -1/9। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसा ना हो कि आप ये फिगर निकालें और ये अचीव ना हो तो आप सोचे सवाल गलत या ऑप्शन गलत। जरा सा हेयर फेयर कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं इसके पहले वाले स्टेप में भिड़ा रखा है आपको चकमा देने के लिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये इसका आंसर हो गया। इसको जरूर पकड़ के रखिएगा, एक्साइटेड स्टेज वाली बात, जिससे सवाल आपके पूरी तरीके से सही हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए लिखा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गोज फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर ऑर्बिट। जब भी एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये ऑर्बिट की बात कर लीजिए, एक और बना लेते हैं। जब हम लोग, ये पहला था n = 1, n = 2, n = 3। जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा लोएस्ट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक घटती है। पोटेंशियल काइनेटिक घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि En की वैल्यू होती है -13.6 अपॉन n²। ये माइनस लगा है, तो n अगर कम रहेगा तो माइनस में ज्यादा रहेगा। 1 लिख दोगे तो -13.6 आ जाएगा, और n की जगह इंफिनिटी डाल दोगे बहुत दूर, दूर का मतलब कहीं भी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव थिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट अगर पास में है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर ऑर्बिट दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक घट जाएगी। काइनेटिक में आपने शायद 1/137 C/n ऐसे कुछ पढ़ा था फॉर्मूला, n बढ़ाने पर v घट जाएगा, तो काइनेटिक घट जाएगी। ये चीज पकड़ के रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात पकड़ पाए होंगे, आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इज थर्ड लिखा है। थर्ड एक्साइटेड का मतलब कितना हो गया? n = 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपकी समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूं। और यहां लिखा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, इसका मतलब क्या है? n = 2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम, तीसरे n = 4 से n = 2 में आ रहा है, तो क्या एक्साइटेशन एनर्जी, क्या फोटोन क्या रिलीज कर रहा है, क्या ये दे रहा है, इसकी बात है। तो हम लोग बात करेंगे यहां पर E4 माइनस E2 की। और हम जानते हैं कि जो En का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। यहां E4 लिखोगे तो -13.6 अपॉन 4 यानी 4 का स्क्वायर, माइनस फिर E2 का -13.6 अपॉन n² यानी 2 का स्क्वायर। ये एनर्जी आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं, यहां आ जाएगा -13.6 अपॉन 16, यहां प्लस आ जाएगा 13.6 अपॉन 4। आप यहां से बड़े आराम से 13.6 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? देखिए बचेगा यहां पर 16 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बचेगा -1, और यहां बचेगा साहब 4 अपॉन 16। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई? 13.6 इंटू 3 अपॉन 16। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आपका आंसर है। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2.55 वोल्ट, देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर इज सी आंसर इसका करेक्ट है। 2.55 वोल्ट इज द आंसर। इस तरह से ये एमसीक्यू होंगे बेटा। करते हैं आगे के एमसीक्यू।
तो बच्चों अगले के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1, आपको पता ही है। तो E1 की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए कितनी होगी, यानी E5 का जिक्र कर रहे हैं। हम जानते हैं -13.6 अपॉन n स्क्वायर फार्मूला होता है। कई बार मैंने लिखा है इसलिए कि आपके दिमाग तक पहुंच जाए, आपको बाद में याद करने की भी आवश्यकता ना रहे। तो 5 लिखोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 को अगर आप डिवाइड करेंगे 25 से तो आ जाएगा 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऐसे पकड़िए, बहुत ही आसान सवाल है, प्रेम से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, ये सब बातें ध्यान रखिए। लिखा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। दो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि बामर सीरीज का मतलब होता है लाइमन बामर। तो बामर मतलब कहीं एक्साइटेड स्टेट से कहां आना है, इसको n=2 पर आना है। क्यों? क्योंकि ये बामर सीरीज है। तो एक तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाती है, ये फैक्ट नंबर 1, फैक्ट की जगह कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो n आप इंफिनिटी लेंगे, जहां से आएगा n2 की बात कर देते हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि रीजन ही होता है कि भाई ज्यादा दूर से पास तक आएगा ना तो एनर्जी मिलेगी ज्यादा, गैप ज्यादा एनर्जी मिलने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा और लैम्डा कम होना। तो जब भी शॉर्टेस्ट, भाई आप जानते हैं ना h होती है एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा कम है। तो आपको इंफिनिटी से, यानी कि इंफिनिटी से लेकर n=2 में कोई चीज आएगी तो एनर्जी गैप ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम है। समझ के? बाकी और भी तरीके हैं समझाने के, आप उसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं। एनीवे, मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं 1/λ वाला, जो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला था। यहां फॉर्मूला होता था 1/n1² - 1/n2²। अब यहां से भी समझ सकते हैं, अगर n1 की वैल्यू बामर सीरीज होने की वजह से क्या पुट कर देना होगा, 2, तो n=n1=2, तो 1/λ=r, और यहां 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इसको लैम्डा हमें लेना है शॉर्टेस्ट कम से कम, तो n2 क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट। जब ये लॉन्गेस्ट लोगे तो सबसे छोटा, तो इसमें घटने वाली क्वांटिटी कम, तो ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू बड़ी तो लैम्डा छोटी। या तो इतना लंबा सोचें, या मैंने जो सिंपल सी बात बताई कि जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए, आप क्या समझेंगे, इंफिनिटी से, क्योंकि इंफिनिटी से लेके किसी n=2 में आएगा, एनर्जी गैप विल बी हायर इन केस ऑफ बामर सीरीज एंड लैम्डा विल बी लोएस्ट और शॉर्टेस्ट इन द बामर सीरीज। बहुत अच्छी बात है, मैंने समझाया, इंफिनिटी। यहां n2=इंफिनिटी पुट कर दो। 1/λ=r 1/2 फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन बामर सीरीज। ठीक है, बहुत सुंदर बात, समझ पाए होंगे। हैंड राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही भयानक है तो ये कहानी हो गई, जल्दी में लिख दिया। खैर आप बात पकड़ पाए होंगे। ये लो, और कहानी बना दी हमने। तो ये लैम्डा की बात रही, ये तो हो गया 0 सर, 1/∞ 0 होता है, तो यहां वैल्यू मिली कितनी, ब्लैक कलर यूज कर लो, तो 1/λ=r/4। अब यहां पे बात करोगे अगर, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4/r। तो 4 लिखा, रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती पुट कर दो 1.0973 इंटू 10⁻⁷। ये आपके प्रश्न पत्र में दी हुई होती है, याद हो जाए तो और अच्छी बात है। अब इसको डिवाइड मारोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.64 इंटू 10⁻⁷। आंसर उसके नैनोमीटर में दिए गए थे, तो आप क्या करो, -9 चाहिए, तो 2 खिसका के -9 कर दो, तो 364
इंटू 10⁻⁹ मीटर या 364 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आता है। और इसके हिसाब से कलर बदलू रेड, तो ये करीब करीब हमारा पहला वाला ऑप्शन 364.6 नैनोमीटर इज द आंसर। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में करने को आएंगे, जरूर कर लेंगे, करिए। अब चलते हम लोग आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेगमेंट में। आइए तो बच्चों बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है हाउ इज द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोर मॉडल एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ये वही वाली कहानी है जो बोर साहब ने बताई थी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो केवल मूव करने के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी शो करता है। अब उन्होंने बोर साहब ने बताया कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इसका रेडियस r है तो 2πr में नंबर ऑफ इंटीग्रल लैम्डा होगा, तभी ये स्टेशनरी ऑर्बिट दिखाएगा। और फिर उन्होंने इसी बात से, जैसा मैंने भी बताया भी था, कि डी ब्रॉय साहब ने ऑलरेडी बताया था कि लैम्डा की वैल्यू h/mv होती है। इन्होंने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, n लैम्डा की जगह h/mv, अभी मैंने करके दिखाया था। यहां वैल्यू हो गई 2πmvr क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और nh, तो mvr को लिख दिया l और ये वैल्यू हो गई nh/2π। तो बोर साहब ने ये बताया कि जिस ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसमें उसको कुछ खर्चा पानी नहीं देना पड़ता, यानी वो स्टेशनरी बना रहता है, स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर। अदरवाइज इसके अलावा किसी में चक्कर लगाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इन्हीं में चक्कर लगाता है जिससे उसका स्टेबिलिटी बना हो। ये पहले वाले का जवाब है, एग्जामिनेशन में आए इतना भी लिख दोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन फिर से वही है, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। State Bohr's quantization condition for defining stationary orbit. How does de Broglie hypothesis explain the stationary orbit? यही बात जो भी बताई थी, आप पकड़ के छाप दीजिएगा, पूरा जो आंसर मिलेगा। इंपॉर्टेंट था इसलिए दोबारा मैंने फिर लिखा है। आइए तीसरी बात करते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ्स, ये बनी हुई है λ1, λ2, λ3 फॉर द एनर्जी लेवल डायग्राम एज शोन बिलो। मैं मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार और खींच देना चाहिए। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो दिख रहा है दिस इज λ1, ये जो दिख रहा है दिस इज λ2, एंड इसके बाद बाजू में ये जो दिख रहा है दिस इज λ3, और ये A B C, ये एकदम क्लैरिटी से आपको अब दिख रहा होगा बेटा। अब इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन फाइंड करना है। आपको मालूम ही है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो तो बराबर ही होते हैं, यानी कि जो पूरी C to A एनर्जी लेवल है वो बराबर होगा एनर्जी लेवल ऑफ C to B प्लस एनर्जी लेवल ऑफ B to A। भाई जो एनर्जी गैप्स हैं, ये एनर्जी जोड़ोगे तो मिलके पूरी एनर्जी आ जाएगी। तो यहां से यहां तक आने में जो एनर्जी हुई वो दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी का जोड़ है। बिल्कुल सही बात। अब एनर्जी का मतलब क्या है, h न्यू, तो इसको हटाने के लिए मुझे ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको लिख दीजिए h न्यू, मान लीजिए न्यू Ca लिख देते हैं, और इसी को लिख दीजिए h न्यू Cb लिख देते हैं, और इसी को लिख देते हैं h न्यू Ba लिख देते हैं। अब आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि लैम्डा दे रखी है तो लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहिए मुझे, तो मैं लिख देता हूं hc/λ। अब ये λCa, तो Ca तो ऑलरेडी गिवन था, Ca इज λ3, तो यहां मैं λ3 पुट कर देता हूं, ये क्योंकि फोटो निकल गई है हटा सकता हूं इस तरह, तो ये वैल्यू हो जाएगी λ3। बात पकड़ में आई होगी। फिर लिखता हूं hc/Cb, C से B λ1 प्लस hc/Ba, B से A विच इज λ2, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे hc कैंसिल हो गया, 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। अब इसमें आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लीजिए, यानी ये वैल्यू हो गई λ1, λ2, λ1 प्लस λ2। आप देख पा रहे होंगे, λ3 की बात कर लूं, λ3 कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी λ1, λ2
अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये रिलेशनशिप बन गई। ऐसे सवाल आएंगे, बिल्कुल सरल होते हैं, देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितने आराम से सवाल हो गया, कुछ भी दम नहीं इन सवालों में, प्यार से करें, मुस्कुरा के करें। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बड़ी सुंदर बात। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ है ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई by doing necessary calculations which transition correspond to the emission of a spectral line of wavelength 102.7 नैनोमीटर। किसमें से इस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान, एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। तो इससे हम लोग पहले क्या जुगाड़ करेंगे, हमें एनर्जी लेवल पता रहता है, ये एनर्जी लिखी हुई है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी चाहिए, निकला होगा या मिला होगा, वो देखते हैं। तो दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा, अब एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा 102.7 नैनोमीटर। ये तो साहब किस में आया है हमारा, ये तो साहब आ गया एनर्जी जूल में, लेकिन यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई ना। अब ये बात, अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो वैल्यू आएगी 12.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस लैम्डा के लिए इस सिचुएशन में इतनी एनर्जी हमारा गैप होना चाहिए, एनर्जी गैप। किसके बीच में इतनी एनर्जी गैप मिलेगा? तो देखिए इन तीनों खिलाड़ी आपस में तो कभी इतना गैप ही नहीं ला पाएंगे, यानी पहला तो पिक्चर में होना ही चाहिए बेस लेवल, ठीक। तो बेस लेवल का मतलब है, अगर मैं डेल्टा यहां बात करूं, अगर डेल्टा ई की वैल्यू 12.04 चाहिए, तो मैं इस एनर्जी लेवल में -13.6 में अगर बात करूं तो किसको घटा दूं जो 12.04 के पास पहुंचेगा? तो देखिए अगर 3.4 घटाते हो तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देख रहे हो ना। 3.4 अगर घटाओगे इसमें से तो 3.4 यानी हो जाएगा 10.2, जो नहीं है इसके आसपास। अगला लेवल है 1.5, ये फिट हो जाएगा। तो इसमें से आप 1.5 एनर्जी लेवल आप घटा मारो, इसको ले लो, केवल एनर्जी की बात कर रहा है, प्लस माइनस की बात है, या तो लेमडा मिलेगी या देनी पड़ेगी, जो भी है। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से घटाया आपने तो कितनी वैल्यू मिली? 13.6 में 1.5 गया तो करीब करीब आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.1, ये काफी करीब है। तो हमारा जो ट्रांजिशन होगा, या जो इनके हिसाब से जो एरो है, एरो डी इज द आंसर, ये समझ पाए होंगे आप। तो यहां पर विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द एमिशन, तो ये ट्रांजिशन डी, एरो डी से जो दिखाया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने पूरी बात एक्सप्लेन की। ऐसे सवाल कर लेंगे, आपका एक सवाल गलत नहीं हो सकता। यही नहीं, नीट की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जेईई मेंस की करते हैं, वो सब ये सवाल लगाएं, क्योंकि बोर्ड में अच्छे सवालों में है। तो बोर्ड्स भी एकदम चौकस 100 में 100, और सिलेक्शन भी चांसेस बढ़ गए। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज नहीं है, बस थोड़े प्यार से मुस्कुरा के लगाइए। देखिए कितना आसान है, इसमें कहीं कुछ ऐसा है नहीं कि दिमाग पे लोड डाला जाए। सो सिंपल, सो इजी, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। आइए, ऐसे सवालों को लगाइए और मुस्कुराइए। ठीक है, देखते हैं क्या इन्होंने, बहुत बार आया हुआ है, अधिकतर आए हुए सवाल हैं। तो द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर गिवन बिलो इन द डायग्राम, बड़ा सुंदर डायग्राम। विच ऑफ द ट्रांजिशन बिलोंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज, बड़ी अच्छी बात। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रा। देखो कितना सरल। देखिए लाइमन सीरीज हाइड्रोजन की जब बात की थी तो n इज इक्वल टू 1 में, तो आप ये ध्यान रखिए किसी भी, ये हाइड्रोजन का नहीं है, ये किसी एटम का है। हमें क्या पता किस एटम का है, लेकिन हमको ये पता है कि कहीं से भी भैया तुम चले आओगे, लेकिन लोएस्ट एनर्जी लेवल में आओगे n इक्वल टू 1 में, या जो लोएस्ट पॉसिबल है उसमें, उसे हम लेमन सीरीज बोलेंगे। तो लेमन सीरीज क्या है? ये देखिए सबसे लोएस्ट एनर्जी स्केल, यानी C और E हमारी क्या है, C एंड E क्या है, लेमन सीरीज।
कहीं से भी लोएस्ट एनर्जी लेवल में आओगे लाइमन सीरीज बनेगी। बात समझ में आ रहे हैं? बामार कहती लास्ट बट वन, जो ग्राउंड या लोएस्ट एनर्जी लेवल थी उससे एक ऊपर वाली, तो एक ऊपर वाली कौन सी हो गई? एक ऊपर वाली ये हो गई, तो बी और डी, और बी और डी हमारे कैसे हो गए? बामार सीरीज। तो पहचान तो यही लिए, कहीं भी पहचानने को आए, जेईई में, नीट, कहीं बोर्ड में, सब देखिए कितना सरल, समझ पाए ना? हाइड्रोजन के केस में लाइमन थी n=1, ये हाइड्रोजन का है नहीं, है ना? और बामर थी उससे एक ऊपर वाली, बस पकड़े रहिए, लाइमन मतलब सबसे नीचे वाली, बामर उससे एक ऊपर वाली, बात खत्म। सबसे नीचे वाली ये, तो यहां से ये आए थे नीचे, तो दिस इज सी, यहां से यहां आए थे, दिस इज ई, तो ये हो गया लाइमन सीरीज। बामर इसके ऊपर वाली, कौन कौन यहां पहुंच रहा है? तो बी और डी पहुंच रहा है, तो बी और डी, बामर सीरीज, खेल खत्म। अब बड़ी सुंदर बात, अब इन्होंने कहा कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसका लेमन बामर का स्पेक्ट्रा रेशियो बताइए। बहुत बढ़िया, हमने देखा था कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उसके लिए एन हमारा दूर होना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी है इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी होना चाहिए। इस सीरीज में अगर हमें शॉर्टेस्ट लाइमन सीरीज और बामर सीरीज का लेमडा चाहिए तो मैं यही कहीं खेल लेता हूं। देखिए लेमडा होने का मतलब है, यहां लिख देता हूं, लेमडा का मतलब एनर्जी से, पहले एक एनर्जी वाला फॉर्मूला, E=hc/λ। बड़ी सुंदर बात। अब यहां से लेमडा क्या हो जाएगा? hc/ΔE। सुंदर बिल्कुल समझ में आती है बात। अब देखिए यहां पर मैंने बात लूंगा लेमडा ऑफ लेमन सीरीज, लेमडा अपॉन बामर सीरीज, तो यहां क्या लिखना होगा? hc/ΔEL। मैं लिख देता हूं अभी, फिर वैल्यू रख दूंगा, फिर hc/ΔEB। अब बाकी सब निपट गया, ΔEB/ΔEL। अब ये जो एनर्जी है लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग उनके लिए चाहिए होगी जहां शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिले, तो शॉर्टेस्ट एन दूर से लेते हैं, तो ये थी लेमन सीरीज। लेमन में अब हमारे पास दो ऑप्शन है, कितनी दूर से आ रहा है कि पास से आ रहा है। शॉर्टेस्ट मिलेगी दूर वाले से, बताया था ना, इससे जो मिलेगी है तो लेमन, लेकिन ये इससे बड़ी वेवलेंथ हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा, तो इस वाले को पकड़ो। एनर्जी गैप कितना है? -10 और 0, तो 10 हो गया, बात पकड़ पा रहे होंगे। तो ΔEB क्या हो गया यहां पर? ये लेमन की बात कर रहा हूं, तो 0 - 010 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? 0 थी, अब ये यहां चली आई E2 माइनस, भाई घटा हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, जो भी वैल्यू डालनी डाल दीजिए। और EB की बात कर लो, तो EB में यहां पहुंचना है, जो दूर से पहुंचे तो एक तो ये पहुंच रहा है, दूसरा ये पास वाला, दूर वाले की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी तो बी वाला ले लो, तो ये 0 में से 3 घटा मारो, तो 0 में से ये 3 घटा मारा, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/10, और यही आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जो भी सवाल है कितने प्यार से कर सकते हैं आप। ये इसका रेशियो आ गया। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात सीखिए और सारे सवाल एकदम बढ़िया तरीके से निकाल दीजिए। हो गया सवाल, करते हैं अगले सवाल को। तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 2019 में देखिए आया हुआ भी क्वेश्चन है। इसको करके दिखाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। लिखा ऑब्टेन द फर्स्ट बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस आपको मालूम था R0 करके हुआ करता था, अभी बात करेंगे। एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए म्यूनिक हाइड्रोजन एटम, दैट इज क्या होता है ये? एन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड by an negatively charged muon of mass 207 times mass of electron that orbits around a proton। ठीक है, इन्होंने कहा भाई हमारा नॉर्मल कंडीशन में, समझा दूं अच्छे से, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है हाइड्रोजन एटम में। इन्होंने कहा साहब मैं क्या करूंगा, म्यूनिक एटम में इसको भगा दूंगा इलेक्ट्रॉन को और इसी के बराबर एक चार्ज म्यून रखूंगा, म्यू, जो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा लेकिन इसका जो मास होगा वो 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज दोनों का सेम होगा। बात समझ में आई? तो ये म्यूनिक एटम हो गया, ये साहब हाइड्रोजन एटम हो गया। बड़ी सुंदर बात। अब क्या चाहते हैं? अच्छा, इसका बोर्स रेडियस चाहते हैं और नॉट। इसका तो हमको मालूम है, वैसे मालूम है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका निकालना है। लिखा गिवन फॉर द हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 0.53 × 10⁻⁻⁻
10 मीटर, ये बोर्स रेडियस, एंड इसकी जो एनर्जी है फर्स्ट लेवल की वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिया भी है अगर आपको नहीं मालूम या जो भी है। इसकी कहानी निकालनी कि आर नॉट क्या होगा, इसका निकालना है कि एनर्जी लेवल क्या होगा। बहुत अच्छी तरह निकालेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, इसको मिटाने के लिए यार हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि ये फोटो है पीछे। खैर, अब आप फॉर्मूला जानते होंगे आर एन का। रेडियस का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला था वो था एन स्क्वायर एच, इन जनरल जो फॉर्मूला था 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इन जनरल। यहां पर आपने हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन, पता नहीं क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख लेना, एटम के लिए Z की वैल्यू पुट कर दो n1, और बोर्स रेडियस के लिए n की वैल्यू पुट कर दी 1, Z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, और बोर्स रेडियस के लिए n इक्वल टू 1। तो ये जो चीज बन जाती है वो क्या बन जाएगा, आर नॉट या आर एन इक्वल टू 1 कह दो, जो बोर्स रेडियस होगी वो बन जाती है प्रोपोर्शनल कह दीजिए। सब कुछ तो कांस्टेंट है, एन देखिए कांस्टेंट कर दिया, जे कांस्टेंट कर दिया, बाकी ये सारी फिगर कांस्टेंट है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, ये मास के प्रोपोर्शनल हो गया अगर आप बात करें तो R1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात थी तो Me लिख दो, Z इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, अब म्योनिक एटम जो डाला है उसके लिए भी यही चक्कर हो जाएगा, ऐसी वैल्यू जब पुट करोगे तो हम लोग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, आर म्यू इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ म्योनिक एटम। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहां कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देते हैं। तो कलर बदल लो, यहां पर आर म्योनिक एटम अपॉन आर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। आर म्योनिक का मतलब क्या है, 1 अपॉन mu, देख पा रहे होगे आप, तो ये हो गया 1 अपॉन mu और ये हो जाएगा 1 अपॉन me, यानी me अपॉन mu, आप देख पा रहे होंगे। और me अपॉन mu का मतलब हो गया 1 अपॉन 207, क्योंकि 200 गुना भारी था ना ये, mu अपॉन me 207 था। अब यहां r म्यू निकालना हो तो 1 अपॉन 207 इंटू RE, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए यहां कहीं रोक लेते हैं, जिससे हम लोग यहीं कर लेते हैं, और यहां R म्यू की वैल्यू कितनी लिख दें, 1 अपॉन 207 इंटू RE, रेडियस जो था 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, इसको गुणा भाग कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 2.56 इंटू 10 की पावर -13 मीटर। तो ये आंसर आ गया आपका किसका, म्योनिक एटम के लिए बोर्स रेडियस कितनी। अभी एनर्जी स्टेट की बात कर रहा, वो भी करेंगे हम लोग। तो ये आप समझ गए कि ये पहली चीज निकाली जो कि इंपॉर्टेंट थी। यहां जाके रुकता हूं। अब एनर्जी की बात करता हूं कि एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला हमारे हाथ में क्या होता है। यहां लिख लेता हूं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। ये इन जनरल फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे पहली के लिए। तो ये वैल्यू देखिए n हो जाएगी 1 और Z यहां पे था 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ही सीधे मास की। अब यहां पर E म्यू अपॉन E लिख दिया जाए तो इसको लिख सकते हो मास ऑफ म्यून मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू हो गई 207। अब आप जानते हैं ई म्यू की चर्चा करोगे तो 207 इंटू एनर्जी ऑफ बोर्स एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, जो कि लिखी थी उसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू लिख देंगे 207 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए अच्छा खासा सवाल और बिल्कुल प्यार से आपने कर लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2.8
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई करिएगा आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड आंसर आ गया। और पहले वाला तो आपने ये निकाला ही था। तो ये दो आंसर मिल गए, एक तो आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, पहला दूसरा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल प्यार से किए जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं आएगा, ये भयानक नहीं है। आप वेल प्रिपेयर्ड है इसको करने के बाद, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए कितना रिसर्च और हार्डवर्क करके आपके लिए निकाला बनाया है कि आप बहुत घंटे सवा घंटे में एकदम मजबूत हो जाएं। मजबूत मतलब मजबूत। चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे, देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। आइए तो बच्चों करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। देखिए कितने आराम से ये भी होंगे। ये रही केस स्टडी। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड द आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The Bohr model of the atom was proposed by Niels Bohr in 1915. It came into existence with the modification of Rutherford model of an atom. Rutherford's model introduced the nuclear model of an atom, in which he explained that a nucleus positively charged is surrounded by negatively charged electrons. बहुत अच्छी बात। अब इसी पे जो बातें लिखी थी, अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए ये आ जाता है। Which of the following statements does not form a part of Bohr's model of a hydrogen atom? पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है। The energy of the electron in the orbit is quantized. ठीक है, ये तो उन्होंने बताया था कि क्वांटाइज्ड हो ही जाएगी जब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। The electron in the orbit nearest the electron has the lowest energy. ये भी बात बिल्कुल ठीक थी कि जो न्यूक्लियस के पास है उसकी लोएस्ट एनर्जी, जितना दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि पास वाले की निगेटिव में एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही बात है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, इसके बारे में नहीं बताया था। ये तो हाइजेनबर्ग की थ्योरी थी, इनकी थोड़ी थी कि भाई पक्की तौर पे नहीं बताया जा सकता है, तो इसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी, तो पहले वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूसरे की बात करते हैं, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियस था और क्या, ये ऑप्शन नंबर सी है, एक न्यूक्लियस। इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंगल प्रोटॉन नो, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स नहीं भाई, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियस की बात उन्होंने उस समय की थी, न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में खोजे गए थे। आगे बात करते हैं नंबर 3, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, एनर्जी इज, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अब जंप करने में तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से यहां भी जंप कर सकता है या इस ऑर्बिट से यहां भी जंप कर सकता है। जंप में तो 1 से 2 या 2 से 1 भी जंप कर सकता है। तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, सी, एमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। भाई एनर्जी लेके आगे जाएगा तो एब्जॉर्ब होगी, और जब ज्यादा से कम एनर्जी स्टेज में आएगा तो रिलीज करेगा फोटोन। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। इसके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, थर्ड वाले का जवाब है ये। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ वर द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल which could not explain the observed feature of atom spectra explained in Bohr's model of the hydrogen atom। ये कहानी हुई थी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की, आपसे बातचीत की थी कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे, उनका मॉडल ये नहीं बता पाया था कि जो हाइड्रोजन में डिस्क्रीट लाइंस मिल रही हैं स्पेक्ट्रम की वो क्यों मिल रही हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा घुस जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, घुस जा सकता है, ये भी एक लिमिटेशन थी। तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए थे, एक मोटी बढ़िया बात थी। ठीक, 5वां नंबर का पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बिटवीन ऑर्बिट्स इट्स मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आप पढ़ ही चुके हैं, NH/2π के क्वांटाइज्ड है, 1 2 3 4 क्वांटम पैकेट्स में है। तो इस तरह इसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। इस तरह से केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलते हैं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे। आइए तो बच्चों करते हैं कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे अपने को फील मिले। तो असर्शन रीजनिंग सेगमेंट में पहला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सीलरेटेड पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली एमिट रेडिएशन। ये ट्रू है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यही बताती है कि जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, ये लिखा है एक्सीलरेटेड पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली एमिट रेडिएशन, तो चार्ज पार्टिकल रहेगा तब होगा ये, एक्सीलरेटेड पार्टिकल नहीं चार्ज। कोई भी पार्टिकल एक्सीलरेशन में थोड़ी थोड़ी एमिट करता है,
रीजन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द प्रपोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटम मॉडल विल बी पैराबोलिक। ये भी फॉल्स है, पहला वाला भी फॉल्स है, दूसरा वाला भी फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर लिख दिया जाता अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल्स, ये वर्ड आ जाता कि चार्ज्ड पार्टिकल, तो इसका तो पहला वाला सही हो जाता, असर्शन करेक्ट हो जाता, ट्रू हो जाता। समझ रहे हैं, केवल एक्सिलेटेड पार्टिकल है तो जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काहे को निकालेगा। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोइंग हेड ऑन कोलिजन इज वेरी स्मॉल। ये ट्रू है, अल्फा स्कैटरिंग में बहुत कम हेड ऑन कोलिजन्स में थे। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक, ये भी ट्रू है। अल्फा पार्टिकल में देखा था कि जाके रिबाउंड करने वाले भी बहुत कम थे, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी में जहां पर होता क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बात आप समझ पाए होंगे। नंबर 3, व्हेन इंपैक्ट पैरामीटर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, समझिए न्यूक्लियस, इसके पैरेलल आप भेज रहे हैं अल्फा पार्टिकल, दिस इज द डिस्टेंस बी इंपैक्ट पैरामीटर। आपको बताया था ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो व्हेन इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0, अब बी को आप 0 कर दोगे तो मतलब बी इसी में चलू, अल्फा पार्टिकल यहीं जाने लगा ना, बी 0 हो गया। ट्रेवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस रिट्रेसेस इज पाथ, ये ट्रू है। अगर ये इस दिशा में जाएगा तो यहां से वापस भी आएगा, रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। यूनिट ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी ट्रू है। ये जो बी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस वाली यूनिट होती है। तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन अगेन बी हो जाएगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन है ट्रू। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इस तरीके से बात सही हो जाएगी। आगे देखते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वेयर स्टेशनरी दे वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये ट्रू है। अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर जो लगा रहा है प्लस वाले के पास में, अगर ये रुक जाए तो ये क्या होगा, इसके अंदर फॉल कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो ये भी ट्रू है। देखिए, और ऊपर से क्या है, ये ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस तरीके से असर्शन रीजन